भाष्यम। ऋणरपरा सूत्र में ये जो 425 पर ये था ना, प्रत्यासत्या उरण इत्यनेन विधीयमानस्य अणो विधीयमानम, प्रत्यासत्ति से ये प्रतिपद विहितई इत्युत्वादिभिरयं बाध्यते इति तेषां रपरत्वं न स्यात्। एक प्रकार से जैसे इको गुण वृद्धि सूत्र और गुणा तद्धिते स्वचामादे इत्यादि सूत्रों में नहीं पहुंचता, तो उसी तरह से यदि ये सूत्र एक प्रकार का नियम करता है, तो जो अनियम जहां प्राप्त होता है वहीं ये सूत्र कार्य करेगा। और जहां पहले ही रीति धातु उदोष्ट पूर्व सीकार उकार आदि किए हैं री का नाम ले करके, वहां तो ये नहीं पहुंचेगा। री के स्थान में ई कह दिया साक्षात, री के स्थान में ऊ कह दिया साक्षात, तो जहां ये सूत्र का नियम प्रवृत्त नहीं हो सक रहा है, जैसे री के स्थान में अणेव भवति रपरश्च आदेशांतरों का बाधक अण को निष्पन्न कर रहा है, ये सूत्र एक प्रकार से नियम के रूप में प्रवृत्त हो रहा है। वाक्य भेद से रपर करते हैं तो प्रत्यासत्ति न्याय से, मानी जहां उरण रपरा सामीप्य संबंध प्रत्यासत्ति होती है, प्रत्यासत्ति न्याय से जहां उरण इसके द्वारा विधीयमान अण है, उरण ये जहां उपस्थित होता है री के स्थान में अण, तो उसी अण को विधीयमान अणो विधीयमानम रपरत्वम, उरण इसके द्वारा विधीयमान जो अण और उसके स्थान में विधीयमान जो रपरत्व है वहीं हो पाएगा, और रीति धातु आदि में नहीं हो पाएगा। इसको इति शेषा का है ना, रपरत्वम न स्यात्, इसके साथ जोड़ करके इस वाक्य को पढ़ना चाहिए। प्रत्यासत्ति से उरण इत्यनेन विधीयमानस्य अणो विधीयमानम रपरत्वम न स्यात्, ऐसा वाक्य पूरा बनेगा। तीर्णा पूर्ता उदाहरण देना चाहिए, और प्रत्वम न स्यात् तीर्णा पूर्ता इत्यादि। माने ये कैयट ने अपनी तरफ से दोष दिया है, महाभाष्य में तो इसकी चर्चा नहीं है। महाभाष्य में तो 4 ही दोष दिए, कृति रीति कृतम ऋतम प्रकृतम प्रकृतम नृपाही, उदात्त अनुदात स्वरित और अनुनासिक, इन स्थलों में दोष आएगा। माने अंतरतम का बाधक अण प्रसक्त होता है इन प्रसंगों में, और ये अपनी तरफ से दिया है। इस दोष को 426 पृष्ठ पर आगे चल करके भाष्य में भी दिया है। ये चाप्येते रिवर्ण स्थाने प्रतिपदम आदेशा उच्यन्ते ते सुरप्रत्वम न प्राप्नोति, इसी पक्ष में आगे दर्शाया है। वहां पर तो नहीं था, आगे दर्शाया उसी को। इसीलिए उद्योत में ये भूमिका बनाई इस पंक्ति की, प्रतिपद विहितई कि नियम पक्षे वक्ष्यमाणम दोषम अत्रापि आकृष्य दर्शयति। वक्ष्यमाण जो दोष है, दो वक्ष्यमाणम दोषम अत्रापि आकृष्य, रीति धातु दोष पूर्व से ये जो वक्ष्यमाण दोष है उसको यहां पर भी आकृष्ट करके दिखा रहे हैं। तो उदात्तादिषु दोषा, इसमें एक प्रकार का ये नियम बन रहा है, अण ही होता है तो अंतरतम का बाधक प्राप्त होता है।
उदात्तादिषु दोषा इसलिए कि जहाँ इन्होंने ये कहा ना स्थानांतरतमा से क्यों नहीं व्यवस्था हो पाएगी, तो कह रहे ये दोनों परिभाषा सावकाश है, समवस्थित है, स्थानांतरतमा उरण रपरा, तो उन दोनों में उरण रपरा ही परत्व से कार्य करने लगेगा। तो परत्व से कार्य करने लगेगा तो फिर ये दोष रहेगा उदात्तादिषु दोष, और साथ में ये भी उदोष्ट पूर्व से रीति धातु वाला दोष भी रहेगा। क्योंकि प्रदीप ने ये एचाप पेते पर एक पंक्ति लिखी है, यत्र ही अनियम प्रसंगे अने नियमा क्रियते तत्र तच्छेष भूतम रपरत्वम भवति न तो अन्यत्र प्रतिपद विधौ। प्रतिपद विधौ में ये उपस्थित नहीं करेगा। सिद्धम तो प्रसंगे रपरत्वात, ऐसा उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, आत्मतम एतत्, एक तीसरा पक्ष इन्होंने 426 पृष्ठ पर, माने दो तो पहले हो गए, उरण रपरोजन अन्य निवृत्ति अर्थम उदात्तादि दोषा, और या उ स्थाने अणच अनच अण रपरा, अथ मतम एतत् कह करके थोड़ा सा सुधार किया। री के स्थान में अण अनण प्रसंग में अण ही होता है और वह रपर होता है, तो सिद्धा पूर्वस्मिन पक्षे अवर्णस्य प्रतिपत्ति। कहाँ पर कर्ता वार्षगण्या, ये जो पीछे उदाहरण दिए उसकी बात चल रही है। कर्ता हर्ता वार्षगण्या, ये अवर्ण सिद्धा पूर्वस्मिन पक्षे अवर्णस्य प्रतिपत्ति उदाहरण बनेगा कर्ता वार्षगण्या। वार्षगण्य इत्यादि। माने री के स्थान में अण और अनण के प्रसंग में अण ही होता है। तो जब ऐसा मानकर चलेंगे तो जहाँ अ ए ओ प्राप्त होंगे वहाँ अ ही होता है। इस तरह का यदि हम स्वरूप, सूत्र के अर्थ का स्वरूप लेकर चलेंगे तो वो जो बीच में ई और ऊ की बात कही थी, पूर्वस्मिन अविपक्षेश दोषा, री के स्थान में ऊ स्थाने आणे पूर्वस्मिन अपिपक्षे एष दोषा किमि साधिया तत्र विवर्ण से असवर्णे। री के स्थान में जब असवर्ण ही करने लग रहे हैं तो अवर्ण कैसे हो रहा है? अण में तो अ ई उ तीनों ही आते हैं, तो ई उ क्यों नहीं होते? ऐसे बीच में एक बात चलाई थी, उसका उत्तर अथमतम एतत् के द्वारा दिया कि री स्थाने अण च अनण च प्रसंगे अणेव भवति। और ये जो 427 पृष्ठ पर सिद्धम तु प्रसंगे रपरत्वात् कहकर जो कहा, प्रसंगे री स्थाने अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति, प्रसज्यमान विधि वाक्यों के साथ इसकी एक वाक्यता, ये वाक्य वाक्यता इस तरह बतला रहे हैं। साहित्य शास्त्र में ये वाक्य वाक्यता तो आती है, जैसे विषम भिक्षु परम अस्य पार्श्वे मा गमः, इन दो वाक्यों को यदि हम भिन्न भिन्न वाक्य के रूप में देखें तो अर्थ पूरा नहीं होगा। जैसे कोई कहे विषम भुंक्ष्व, विष खाले पर इस व्यक्ति के पास मत जाना, तो इनको अलग अलग करके यदि इनका वो देखेंगे ना अर्थ, तो दोनों ही गड़बड़ हो जाएंगे। एक जगह तो विषम भुंक्ष्व का अर्थ हो जाएगा कि विष खा जा, विष खा ले, और अस्य पार्श्वे मा गमः, अस्य पार्श्वे मा गमः, तो दूसरे का अर्थ हो जाएगा कि इसके पास विषम भुंक्ष्व अस्य पार्श्वे मा गमः, इसके पास नहीं जाना। विष खा ले, ये एक वाक्य का जो अर्थ है वो दूसरे वाक्य के साथ जुड़ करके तो कुछ अर्थ दे रहा है, पर यदि इसको स्वतंत्र वाक्य बना दे तो उसका कोई वो नहीं बनेगा, कोई संदेश इसके द्वारा नहीं दिया जाएगा।
तो दो वाक्य मिलकर के एक वाक्य पूर्ण होते हैं। तो विधि वाक्यों के साथ ही इसकी एक वाक्यता जब होगी, रिवर्ण स्थानिक अणविधि वाक्य, रिवर्ण स्थानिक जो अणविधि वाक्य है, जैसे सार्वधातुक अर्धातुक मृजेर वृद्धि इत्यादि, उनके साथ उरण रपरा की एक वाक्यता होने पर, ये वाक्य एक वाक्यता बतलाया, एक वाक्यतायाम। और इसी के ऊपर ये पंक्ति लिखी है 2 नंबर टिप्पणी में कि पदैक वाक्यता में तो ये असंभव है, ऐसा जो अर्थ किया है। रिवर्ण स्थानिक अणविधि वाक्य ही, रिवर्ण स्थानिक जो अणविधि वाक्य हैं उनके साथ पदैक वाक्यता में, पदैक वाक्यता में ऐसा इन्होंने दिखाया, पदैक वाक्यता है असंभवात। पदैक वाक्यता तो यहाँ नहीं बनेगी, साहित्य में ये पदैक वाक्यता नहीं आती। ये केवल इन्होंने, नागेश ने अपने परिभाषेंदु शेखर में इसको पदैक वाक्यता को दर्शाया। वाक्यिक वाक्यता तो ये दर्शा ही रहे कि रिवर्ण स्थानिक अणविधि वाक्य ही एक वाक्यतायाम, रिवर्ण स्थानिक जो अणविधि वाक्य मृजेर वृद्धि तदितेश चामादे इत्यादि, रिवर्ण स्थानिक अणविधि वाक्य, ये सारे जितने भी वृद्धि करने वाले गुण करने वाले सूत्र हैं, तो रिवर्ण स्थानिक अणविधि वाक्य ही सह अस्य एक वाक्यतायाम विधान काले वर्णोर अपरत्वम क्रियते। ये कल चर्चा होगी कि इसको हम प्रथमांत भी मान सकते हैं, सप्तम्यंत भी। प्रथमांत जब मानेंगे तो स्थान शब्द को प्रसज्यमान अर्थ में, प्रथमांत हो चाहे सप्तम्यंत, प्रसंग, यहाँ स्थान शब्द का प्रसंग अर्थ ले रहे हैं और प्रसंग का स्वरूप है कर्म साधन। स्थीयते इति स्थानम, प्रसज्यते इति प्रसंग। बस अंतर ये पड़ रहा है कि सप्तम्यंत मानेंगे तो विधान काल अर्थ ले लेंगे, प्रसज्यमान काल में, प्रसक्ति काल में, रे के स्थान में अण जब प्राप्त हो रहा है उस समय, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ये जब प्रथमांत होगा तो प्रसज्यमाना एव अण, इस तरह से अण के साथ संबंध होगा इसका। और जब सप्तम्यंत होगा तो प्रसज्यमान काले री स्थाने या अण प्राप्नोति। प्रसज्यमान काले, प्रसक्त अवस्था में जो री के स्थान में अण प्राप्त होता है, या प्रसज्यमान अण, प्राप्त होता हुआ अण। तो दोनों ही तरह से व्याख्याकारों ने व्याख्या की है इसकी। मानी प्रसक्त होता हुआ अण रपर होता है, या प्रसक्त काल में, प्रसंग री के स्थान में जब अण की प्राप्ति वेला है, प्राप्त होता हुआ अण, एक तो ये कहने का ढंग है, एक प्राप्ति वेला में अण रपर हो जाता है। री के स्थान में अण की जो प्राप्ति वेला है उसमें वह रपर हो जाता है। ये एक तरीका कहने का। री के स्थान में प्रसज्यमान अण रपर हो जाता है, री के स्थान में होता हुआ, प्राप्त होता हुआ अण रपर हो जाता है। इसके आगे अब ये चला रहे हैं, यथ अण ग्रहणम किमर्थम। गुरु जी, हाँ जी, जो अथ मतम एदित कहा है, हाँ, तो यहाँ पे विधि सूत्र मान रहा है या फिर परिभाषा सूत्र मान रहा है? प्रथम पक्ष में तो विधि सूत्र माना था ना इन्होंने। प्रथम पक्ष में विधि, जी, विधि तो नहीं कहना चाहिए, विधि तो नहीं, क्योंकि प्रारंभ में ही कहा था ना, आदेशांतरों का बाधक अण को निष्पन्न कर रहे हैं इस सूत्र के द्वारा। पहली पंक्ति प्रदीप की देखिए, षष्ठी प्रकरणाद यत्र षष्ठी तत्र इदम उपतिष्ठिते तत्र किम आदेशांतरणम बाधकम अणम निर्वर्तयति तस्य च वाक्य भेदेन रपरत्वम। आदेशांतरों का बाधक अण इसको बना रहे हैं क्या? ये जो प्रदीप की जहां सूत्र प्रारंभ हो रहा है 424 पृष्ठ पर, किम आदेशांतराणाम बाधकम अणम निर्वर्तयति, ये
पंक्ति जो है आदेशांतरों का बाधक तो एक प्रकार से नियम जैसा ही बनेगा। वैसे अथ मतम एतत् यहां जाकर के इसको नियामक रूप से प्रस्तुत किया है, पूरा स्पष्ट रूप से वहां नियम के रूप में प्रस्तुत किया नहीं है। वैसे अथ मतम एतत् जो कहा है, इससे इसको इसका नियामकत्व एकदम से मुखरित हुआ है कि ये नियम के रूप में प्रवृत्त होता है। अथ मतम एतत् में जो बात कही है ना, उससे इसकी नियामकता सिद्ध कर रहे। उस स्थाने अणश्च अनश्च प्रसंगे अणैव भवति रपरश्च, अण और अनण के प्रसंग में अण ही होता है, रपर होता है। तो ये एकदम से स्पष्ट इसको नियम घोषित कर दिया, नियम सूत्र घोषित कर दिया। इससे पहले कुछ ऐसा ही माने थोड़ा पूरा नियम मुखरित नहीं हो रहा, आनुषंगिक रूप से मुखरित हो रहा है। ये बात नागेश ने यहाँ दर्शाई है 425 पृष्ठ पर वाम पक्ष में देखिए एक बार। ये जो इसका स्वतंत्र विधायकत्व तो मना कर ही दिया इको गुण वृद्धि सूत्र पर, ये नागेश ने दिखाया ना। स्वातंत्रेण से विधायकत्वम तु इको गुण वृद्धि इत्यत्र भाष्ये निराकृतम, भाष्य में ही निराकृत कर दिया है। इको गुण वृद्धि सूत्र में 199 पृष्ठ पर इसको हटा दिया है। तत्र यदि अन्य निवृत्त्यर्थत्व नियामकत्वेन, ये जो अन्य निवृत्त्यर्थत्व बात है भाष्यकार की, अथ मतम एतद इति वक्ष्यमाणस्य विशेषो न स्यात्, तदा अथ मतम एतत् वक्ष्यमाणस्य विशेषो न स्यात्, उसका और इसका कुछ भेद ही नहीं बचेगा। यहीं पर इसको नियामक रूप से देख लें तो अथ मतम एतत् जो एक पहले पक्ष को सुधार करके थोड़ा प्रस्तुत किया है, उसका और इसका कुछ फर्क ही नहीं रहेगा यदि यहाँ इसको नियम के रूप में देखें तो। फिर भी यहाँ का अतः आनुषंगिकम तद इत्याह, वो नियम आनुषंगिक है, एक प्रकार से शब्द से तो नियम के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे, पर वो आनुषंगिकम तद इत्याह, अन्य निवृत्त्यर्थत्व जो है ना वो आनुषंगिक है। जब हम ये कह रहे हैं कि री स्थाने अणैव भवति, तो अन्य निवृत्ति जो है वो आनुषंगिक है। नियम में तो साक्षात उसकी निवृत्ति होती है, अणश्च अनणश्च प्रसंगे अणैव भवति। कैयट का जो पाठ है अण भवति रपरस्य, तो वहाँ तो नियम पता भी नहीं चलेगा और फिर जो आगे नियामकत्व प्रतिपादित करेंगे। तो ये पाठ कैयट का जो है वो सही। अण भवति रपरस्य, यहाँ अणएव नहीं रखेंगे, वो बाद में ही अणएव रखेंगे। हाँ, वो नीचे दिया भी है इन्होंने। तत्र केशांचित पाठान भवति रपरश्च, ऐसा पाठ मानते हैं। तत्र अपूर्व अण विधीयमाना आदेशांतरणम बाधक, मानी अपूर्व अण जब विधान किया जा रहा है तो वो आदेशांतरों का बाधक हो जाएगा। आदेशांतरों का अपूर्व इति, मानी वाक्य भेद से जब हम इस तरह का अर्थ कर रहे हैं, नागेश ने इस अपूर्व के ऊपर लिखा है वाक्य भेदे नित्यादिर इनित्यादिर इति नीति आदिउदात्तो भवति, रिवर्णस्य तु अण भवति सच रपरा, ऐसा अर्थ करेंगे। इतनित परे रहते आदिउदात्त होता है, रिवर्ण को तो अण होता है और वो रपर होता है। तो अन्य अपूर्व अण विधान किया जाता हुआ आदेशांतरों का बाधक हो गया ना। जब हम यूं कहेंगे कि इतनित पर रहते आदिउदात्त होता है, रिवर्ण के स्थान में अण होता है और रपर होता है, तो आदेशांतरों को बाधक हो जाएगा ना। तो शब्द से अन्य निवृत्ति नहीं निकल रही। शब्द से तो एक प्रकार का विधान ही हो रहा है, पर अर्थापत्ति से वो जा रहा है। हाँ जी, अपूर्वण विधि मानो आदेशांतरण बाद का, इसी पर तो लिखा अपूर्व इति,
वाक्य भेदेन इनिति आद्यु धातु भवति रिवर्णस्तु अण् भवति सचरा परा इत्यर्थ इति भावः। तत्र सामर्थ्यात् अन्य निवृत्ति सा एव कार्येण प्रदर्श्यते। ये जो प्रदीप ने लिखा कि सामर्थ्य से अन्य निवृत्ति एव कार्य के द्वारा दिखाई जा रही है। सामर्थ्यात् का व्याख्या की है विशेष विधि सामान्य विधिबाधकत्वेन। जो विशेष विधि होती है वो सामान्य विधि की बाधक होती है हमेशा। तो ये जो री के स्थान में अण होता है एक प्रकार की विशेष विधि होगी तो वो सामान्य विधि की बाधक हो जाएगी। न तो वाच्यवृत्त्यास्य नियम परत्व, वही बात निकल गई ना। वाच्यवृत्ति से इसका नियम परत्व नहीं है। वाच्यवृत्ति से तो आगे जाकर के अथमतम एतम पर स्पष्ट है, ये तात्पर्य वृत्ति से है। यहां पर इसकी जो नियामकता है अन्य निवृत्त्यर्थम, वाच्यवृत्ति से नहीं है, तात्पर्य वृत्ति से है। अणेव भवति ऐसा कहो या अण भवति ऐसा कहो। री स्थाने अण भवति रपरश्च या री स्थाने अणेव भवति रपरश्च, वाच्यवृत्ति से इसका नियामकता नहीं बताई जा रही, तात्पर्य वृत्ति से बताई जा रही है। मैंने लिखा भी है पहले वाले भाष्य में, पहले जब पढ़ते समय, वाच्यवृत्त्या अस्य नियम परत्वम अपितु तात्पर्य वृत्त्या। वाच्यवृत्ति से इसका नियम परत्व नहीं है, अपितु तात्पर्य वृत्त्या, तात्पर्य वृत्ति से इसका नियम परत्व है। और ये भी 427 पृष्ठ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा ना कि वक्तव्यम एतत् नहीं कथमनुचमानं गंस्ते स्थानेति वर्तते स्थान शब्द से प्रसंगवासी यद्येवम् आदेशो अविशेषितो भवति। आदेशो अविशेषितो भवति, इसके दो अर्थ किए जा रहे हैं। माने प्रसज्यमानत्वेन आदेशो अविशेषितो भवति, या री स्थाने ये स्थान शब्द को यदि हम अण के साथ जोड़ देते हैं, अण प्रसज्यमाना, तो री स्थाने अण या अण आदेशा, ये जो अर्थ है नहीं मिलेगा। री स्थाने या अण आदेशा, प्रसज्यमान इसको हमने अण के साथ जोड़ दिया तो री स्थाने या अण आदेशा ये हमको अर्थ नहीं मिल पाएगा। और यदि री स्थाने अण ये अर्थ हमने प्राप्त कर लिया तो प्रसज्यमान अण ये हमको अर्थ नहीं मिल पाएगा। मानी एक स्थान होने से हम उसको या तो री स्थान है इसके साथ जोड़ दें या हम उस स्थान को अण के साथ जोड़ दें प्रसज्यमान बताते हुए, तब ये दो स्थाने इन्होंने ला करके और दो स्थान शब्दों के अर्थ संगत कर दिए। एक स्थाने का अर्थ होगा री स्थाने, दूसरे स्थाने का संबंध अण के साथ जोड़ेंगे। आदेश अविशेषित रहता है, ये जो बात कही ये दो तरह से समझी जा सकती है। एक तो प्रसज्यमानत्वेन आदेशो अविशेषितो भवति, या फिर प्रदीप ने लिखा है स्पष्ट ही आदेश इति प्रसज्यमानत्वेन, और फिर लिखा अथवा स्थान ग्रहणानुवृत्त्या प्रसज्यमान इत्येषो अर्थो लभ्यते। स्थान ग्रहण की अनुवृत्ति से प्रसज्यमान अर्थ तो प्राप्त हो गया, न तो उ स्थाने ये जो उ स्थाने या आदेशा ये हमको नहीं मिलेगा। तत अण आदेश रूपता नियमेन न लभ्यते, अण की जो आदेश रूपता है नियम से प्राप्त नहीं होगी। गुरुजी, जो षष्ठी स्थाने योगा में स्थाने हैं वो स्थिति स्थानम ऐसे भाव साधन था, उसको यहाँ कर्म साधन करना पड़ेगा, इतना अंतर तो आएगा। पद्मंजलि में वहां लिखा भी है कुछ, ये स्थान शब्द जो है कर्म साधन है। वहाँ भाव साधन बताया था गुरुजी पद्मंजलि में। हाँ, स्थिति स्थानम ऐसे नहीं, यहाँ इस सूत्र में स्थान शब्द, हाँ षष्ठी स्थानीय योगा में इस सूत्र में फिर कर्म साधन बदल। हाँ, इस सूत्र की बात कर रहा हूँ। इस सूत्र में स्थान को कर्म साधन, वहां से अनुवृत्त होते हुए भी कर्म साधन मानेंगे। जी। तो ये प्रदीप ने एक बात लिखी, गुरुजी स्थान ग्रहणानुवृत्त्या प्रसज्यमान इत्येष अर्थ लभ्यते न तो स्थाने
ततश्च अण आदेश रूपता नियमेन न लभ्यते। अण की आदेश रूपता, नियम से आदेश रूपता हमको प्राप्त नहीं हो रही। नियमेन का अर्थ है नियमतः, नियम से मन निश्चित रूप से। ये नियम वैसा नियम नहीं है। यहाँ जो नियम शब्द का प्रयोग है, नियमेन न लभ्यते, माने नियमतः हमको आदेश रूपता नहीं प्राप्त हो रही। सामीप्य लक्षणों भी संबंधो अवगम्येत, सामीप्य लक्षण संबंध भी हम जानने लगेंगे, ऐसे कहना चाह रहे हैं। नियमतः आदेश रूपता हमको नहीं मिलेगी, नियमतः माने निश्चित रूप से हमको आदेश रूपता नहीं मिलेगी, सामीप्य लक्षण संबंध भी हम जानने लगेंगे। हाँ जी बोलिए। ये चौथा पक्ष बता रहे हैं या फिर स्वतंत्र? सिद्धम तु प्रसंगे रपरत्वात्, ये जो अथमतम एतत् है, ये तो एक प्रकार से उसका सुधार कर दिया पहले पक्ष का ही, और ये सिद्धम तु प्रसंगे रपरत्वात् एक अलग ही व्यवस्था दे दी, तीन से अलग। ऊपर जो तीन, जो दो कहो उनको तीन कहो, उनसे एक अलग ही व्यवस्था दी है। सिद्धम तु प्रसंगे रपरत्वात्, ये एक अलग ही स्वतंत्र व्यवस्था बता दी। अथाण ग्रहणम के अर्थम न ऊर अपरायित भवती ते उच्चेत। अण की क्या जरूरत है? ये जो ऊर अपरा में जो ऊ दीर्घ उकार सुनाई पड़ रहा है ना, रोरी से लोप करके ढलो पे पूर्व दीर्घ गुणा, इस तरह निर्देश हुआ पढ़ रहे हैं। न ऊर अपरा मानी री के स्थान में रपर होता है, ऐसा क्यों नहीं कहते? ऊर अपरायति यतिच्च माने कई दानिम रपर स्यात्, री के स्थान में रपर होता है। वो रपर क्या होगा? अण कहने से तो अण रपर हो जाता है, री के स्थान में रपर जो होगा वो होगा क्या? या उ स्थाने भवति, जो री के स्थान में होगा वो रपर होगा। कश्च उ स्थाने भवति, कौन री के स्थान में होता है? आदेश। ये इसी शैली में स्वामी दयानंद जी ने वो मुक्ति बंध की चर्चा है ना, बिल्कुल इसी शैली। कौन मुक्त होना चाहता है जो दुख में है, ऐसे प्रश्न उठाए ना 9वें समलास में। या उस स्थाने भवति, कश्च उस स्थाने भवति आदेश। आदेशो रपर इति चेद रीरी विधिषु रपर प्रतिषेध। देखिए ये बहुत सारे उदाहरण दिए, 1 2 3 4 5 6 उदाहरण दिए। आदेश मात्र को यदि रपर करें, अण ग्रहण नहीं करे, तो रीरी विधिषु रपरत्व से प्रतिषेध वक्तव्य के। पुनः रीरी विधया अकंग, अकंग, लोप, आनंग, अनंग, रींग, रिंग, ये सारी रीरी विधि। रीरी शब्द उपलक्षण के रूप में पढ़ा है। रीरी विधिषु प्रतिषेधा, रीरी तो आखिरी में जाकर के है, और भी बहुत सारे हैं। रीरी विधियों में प्रतिषेध करना चाहिए। जैसे अकंग है, सौधात की, सौधात की है ना, सुधा क्या शब्द है ये? सौधात की, सुधात्री शब्द है, सुधातु रकंच है, सुधात्री शब्द है। और सुधातु रकंच एक सूत्र है, उससे ईय प्रत्यय होता है, ईय प्रत्यय होता है, और ये अकंग आदेश होता है। सुधात अकंग, सुधातु रकंच है, इस री के स्थान में अकंग होता है, ये भी रपर हो जाएगा, ये कह रहे हैं। यदि अण नहीं कहेंगे तो ये वाले उदाहरण में रपर हो जाएगा। सौधात की हमको रूप चाहिए, अभी तो रपर नहीं होता है, ये गै की और ऐ की संज्ञा होकर सुधातक आदि अच को वृद्धि, तदितेश चामादे, और सौधात की ई इसमें मिल जाता है, सौधात की। दूसरा उदाहरण
पैतृस्वसे या पितृश्वसु से पितृश्वसु क्षण ढकी लोपा, पितृश्वसु क्षण और ढकी लोपा। ढकी लोपा सूत्र लग रहा है, उसी सूत्र से ढक होता है। वृद्ध कुमारी ने ऐसे यूं कह रहे हैं ना, ढक के पर रहते लोप होता है, तो इससे पता लगता है कि ढक भी होता है। जो ढक के पर रहते लोप कर रहे हैं उससे हमारे को ये भी बोध होता है कि ढक प्रत्यय भी होता है। उदाहरण है पितृस्वस्त्री। गुरुजी ये जो न ऊर पर ये ढ्रलोप दीर्घ है, ऊर पर ढ्रलोप दीर्घ है ये। हाँ वो बताया ना मैंने, जी ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना। हाँ ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना, दीर्घ हो रहा है। पैतृस्वसे या देखिए पितृस्वसु ढकी लोपा, ढक के पर रहते पितृस्वस्त्री शब्द है ना, तो इसको ढक के पर रहते लोप होता है। तो जब री का लोप होता है तो ये कह रहे हैं कि ये रपर नहीं होगा। लोप वचन किस लिए है? पैतृस्वसे या ढकी लोपा, ढक होता है। गुरुजी हाँ जी, लोप में रफर करेंगे कैसे? ढ को ए आदेश हो गया और इधर रपर हो गया, और लोप जो है इन्होंने सर्वादेश के लिए लिखा है। लोप वचन तो सर्वादेशार्थम स्यात्, इसका लोप हो जाएगा पितृस्वस का और रपर हो गया, और ये ए रेया रूप बन जाएगा। पैतृस्वसेया बनाना है, लेकिन यदि ऊर अपरा सूत्र बनाएंगे, री के स्थान में जो भी होता है वो रपर होता है, तो लोप भी रपर हो जाएगा। और लोप जो है वो सर्वादेश के लिए माना जाएगा। लोप सर्वादेश, सर्वादेश होगा तो पितृस्वस का लोप हो गया और रपर हो गया, और ढ प्रत्यय रेया रूप बन जाएगा, अनिष्ट रूप रेया बनने लगेगा। पैतृस्वसेया पर प्रदीप देख रहे हैं ना, लोप वचन तो सर्वादेशार्थम स्यात्, और नीचे भी लिखा है पैतृस्वसे ढकी लोपा तथा ढक च, उसी से ढक भी हो जाएगा। नानो लोपस रप्रत्यय तम विनापि अणादेशेन तत्साध्य रूप सिद्धि, कहते हैं लोप के बिना भी। उद्योग देख रही है, नानो लोपस रप्रत्यय, लोप यदि रपर कर रहे हो तो ये बात तो इको एंड से भी सिद्ध है। जैसे मान लीजिए हम री को तो लोप कर रहे हैं और रपर कर रहे हैं, इससे फर्क पर क्या पड़ा? सपोज थोड़ी देर के लिए री को तो हम लोप कर दिया और उसकी जगह र ले आए, तो वो रूप तो वही बना ना, पितृस्वस्त्रेया, ऐसा तो बन जाएगा। लोपस्य रपरत्वे तम विनापि अणादेशेन, लोप को रपर करोगे तो उसके बिना भी अणादेश के द्वारा तत्साध्य रूप सिद्धि। आगे लिखते हैं, आगे से पढ़ रहा हूं। ननु लोपस्य रपरत्वे तम विनापि अणादेशेन तत्साध्य रूप सिद्धि अतः अतः लोपवचनम सर्वादेशार्थम स्यात्। रपरत्व अभिधान मुखेन सर्वादेशत्वमेव लोपस्य अभिधित्सितमिति भावः। ये कैयट के अभिप्राय को इन्होंने दर्शाया। रपरत्व अभिधान मुखेन, रपरत्व के अभिधान मुख से सर्वादेशत्वम एव, सर्वादेशत्व को सर्वादेशत्वम एव लोपस्य अभिधित्सित, लोप का अभिधित्सित माना जाएगा। तो इसका खंडन करते हुए नागेश कहते हैं यदि सर्वादेशो लोपा तथा री स्थाने न, तो वो री के स्थान में अण कहाँ हुआ?
कथम रपरत्वम इति इदम चिंत्यम, ये बात तो कैयट ने ठीक नहीं कही। तो नागेश अपनी बात कह रहा है, तस्मात् लोप विधि वैयर्थ आपादनम एवं दोषा इति तत्वम, लोप विधि का व्यर्थ आपादन करना ही दोष है। यहां पर ये लोप करना ही व्यर्थ हो रहा है। यदि रपर हो जाए तो लोप करना व्यर्थ हो रहा है ना, सीधा है री का लोप करो और इधर रपर कर दो तो लोप करना व्यर्थ नहीं हो गया, अपने आप ही वही रूप बनेगा। इको एणची से जो रूप सिद्ध हो रहा है वही रूप लोप करने से हो रहा है। यदि रपर हो रहा है तो लोप करना ही व्यर्थ हो रहा है। आगे इसने अच्छा लिखा है ये तो है? ऐसे कह रहे हैं ना कि कैयट ने जो कहा है, सर्वादेश लोप यदि हो जाए रप्रत्व अभिधान मुखेन, यदि सर्वादेश लोपा तथा री स्थाने न, तो री के स्थान में कैसे हुआ वो? लोप को यदि सर्वादेश करेंगे तो री के स्थान में कैसे हुआ, ये तो सोचने की बात है। सर्वादेश तो इस तरह से कर रहा है ना कैयट, सर्वादेश इस तरह से कर रहा है कि रपरत्व अभिधान मुख से सर्वादेशत्व में लोपस्य अभिदितम। इस पंक्ति को पढ़ोगे तब आएगा उद्योत की ये पंक्ति, रपरत्व अभिधान मुखेन, रपरत्व के कथन के माध्यम से सर्वादेशत्व ही लोप का अभिष्ट है, ऐसा कैयट का अभिप्राय है। सर्वादेश क्या है? रपरत्व अभिधान मुखेन, रपरत्व करते हुए सर्वादेशत्व ही लोप का अभिदित्सित है। अभिदित्सित समझते हैं? अभिधातुम इष्टम, अभिपूर्वक धा धातु से सनंत से ता प्रत्यंत रूप है अभिदित्सित। अभिधातुम इष्टम अभिदित्सितम। तो उद्योत की बात समझ में आई। कैयट का अभिप्राय भी लिखा, अपना भी लिखा। लोप विधि व्यर्थ आपादन ही यहां पर दोष के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और कैयट तो इसको सर्वादेश लोप करना चाह रहा है। कैसे? रपर के कथन के माध्यम से कैयट ये कहना चाहता है कि रपर करते हुए पूरे पितृस्वस का लोप करने की बात कह रहा है। लेकिन कैयट की इस बात का खंडन किस रूप में किया? यदि सर्वादेश अभिष्ट हो तो री के स्थान में कहां बना, और री के स्थान में जब तक नहीं बनेगा रपर नहीं होगा। ऊर अपरा सूत्र बना रहे हैं तो भी री के स्थान में तो आना चाहिए वो, और लोप पूरा कर रहे हैं तो री के स्थान में कहां आया? बड़े बड़े विद्वानों से भी चूक हो जाती है। और आनंद की बात देखिए, होता पोता रहो, होत्री ओत्री औ, यहां तो आर होता है ना, ऋतु की सर्वनाम स्थान है, अपत्रिंत्रित से दीर्घ होता है। और ये आनंग ऋतो द्वंद्वे, ये जो है आनंग ऋतो द्वंद्वे से जिस री को आनंग कर दिया, अब री के स्थान में आनंग आया, रपर होने लगेगा, ऐसे बता रहे हैं। होता पोतारो, इसको भी हम मान सकते हैं। अनंग जो है ये भी इकट्ठा ही समझ सकते हैं। जैसे कर्ता हरता है ना, कर्त्री शब्द है, त्री को अनंग होता है, अनंग त्री को अनंग होता है ना, कर्त्री आगे सु अनंग होता है, कर्तन। अब ये जो अनंग है इसको रपर होने लगेगा,
जैसे होतान, पोतर, औ, और इसको दीर्घ हो गया होता पोतारों में, जैसे इसको, ठीक है। रींग की उदाहरण, रींग मातृयति, पितृयति। हाँ जी जी, यहाँ आनंग में यदि रेप करते हैं तो संयोगान्तस्य लोपा करने पर असिद्ध होगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं, इसको थोड़ा समझना था। होता पोतारो रेफ संयोगांत लोपे कृते तस्य सिद्धता न लोपनस्यत। यहाँ रपर जब होगा, जैसे कैसे होगा, रपर आनंग होगा तो यहाँ आकर के रेप बैठेगा ना जी, तो इसका संयुगांत लोप न और रह का संयुगांत लोप रह का करेंगे तो फिर न जो है वो न लोपा प्रातिपदिक अंत से नहीं हो पाएगा, होता पोतारो रूप नहीं बनेगा। फिर वो जल का अपकर्षण करेंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं। नहीं, यदि हम संयुगांत लोपा कर देते हैं रह का तो न का लोप नहीं हो सकता ना, जैसे चित्तवान में नहीं होता जी, उसी तरह की स्थिति है। चित्तवान में जैसे तय का लोप हो जाता है तो फिर न का लोप नहीं होता, ऐसे ही रह का लोप हो जाएगा तो न का लोप नहीं होगा। चित्तवान की सिद्धि करते हैं ना हम, सु का तो अलज्ञादि लोप हो गया, गोमांत यहां भी मतु प्रत्यय है, ये नुम आकर बैठा है, कत्वतु प्रत्यय में नुम आकर बैठा है तो इसका तय का लोप होता है, यहां तय का लोप होता है। फिर जैसे न का लोप नहीं होता ऐसे यहां पर भी। इसमें ये जो लिख रहे हैं ना जी, जल का अपकर्षण करना, नागेश ने जो लिखा है अंत में, रे जल ग्रहण अपकर्षणाद यण प्रतिषेधारंभात से चिंत्यमिदम। अच्छा, ये चिंत की वाली बात पूछ रहे हैं। जी जी, जल ग्रहण का अपकर्षण करने से और यण का प्रतिषेध आरंभ करने से चिंत्यमिदम, ये जो कह रहे हैं ये तो चिंत्य है। तस्माद रेप श्रवणम एवं दोषवत्रिति बोध्यम, रेप का श्रवण ही दोष बता रहे हैं। ये यूं कह रहे हैं कि वहां पर दो बातें हमको मिलती हैं। कहां पर? संयुगांत लोपा सूत्र पर। एक तो ये बात मिलती है दध्यत्र है जैसे, तो वहां पर कहा है यण का प्रतिषेध करना चाहिए। दध्यत्र में गुणची हो गया ना, संयुगांत लोपा ना हो, यकार का यण प्रतिषेधो वक्तव्य, ऐसा वार्तिक बनाया है। एक तो ये बात है, अर्थात यण को लोप नहीं होता तो किसका होता है? झल का लोप होता है। आप य से शुरू कर दीजिए, य व र ल, यमगणन ये भी हैं वैसे बीच में, फिर झब है घड़दस, जब घड़दस खप चढ़ता है तो कहते हैं झल का आकर्षण करते हैं उस संयुगांत लोपा में। ये अर्थ करते हैं कि झल का लोप होता है, तो झल का लोप करेंगे तो ये जो यण का प्रतिषेध किया है उससे भी इस रह को प्रतिषेध हो जाएगा। बात सब स्पष्ट होगी ना। झल का ही लोप होता है और दूसरी तरफ यण का नहीं होता है, ऐसे दो बात कह रखी है। संयुगांत लोप यदि होता है तो वो झल का लोप होता है, अपकर्षण किया है, मानी नीचे से ऊपर लाए हैं झल को। ठीक है। दूसरी बात, यण का प्रतिषेध भी किया है। ये यण है रह, यण का प्रतिषेध भी, इसलिए रह का श्रवण यही दोष बन रहा है यहां पर। ठीक है। मातृयति, मातृयति पितृयति में रींग के साथ में रह सुनाई देने लगेगा, रींग रीता सूत्र की बात है। और क्रियते रियते रिंग शय लिंगशु में एक रह और सुनाई देने लगेगा। तो स्पष्ट हुआ।
ये जो सारे दोष आएंगे, अण ग्रहण नहीं करें, री के स्थान में रपर होता है, तो जो भी आदेश होगा वो सब रपर होने लगेगा। उदात्तादिषु च एक दूसरा दोष दे रहे हैं, किम रपरत्व से प्रतिषेध वक्तव्य। उदात्ता जी जो पीछे आए थे ना, प्रतिषेध आरंभात, ये हाँ जी, वार्तिक है। ये कौन सा? ये जल ग्रहण अपकर्षणात्, ये जल ग्रहण अपकर्षणात् तो वार्तिक नहीं, अनुवृत्ति नहीं, यणः प्रतिषेध आरंभ, ये वार्तिक है। यही कह रहा। या बहिरंग लक्षण होने से यण अपने आप प्रतिषेध, नहीं उसको ध्यान नहीं दे रहे, वार्तिक है ये। नहीं ये वार्तिक है, यणा प्रतिषेध वक्तव्य, उतने को ही पूछ रहा हूँ। यणः प्रतिषेध आरंभ, यणः प्रतिषेध वक्तव्य, संगांत लोपे यणा प्रतिषेध वक्तव्य, ऐसा वार्तिक है जी। तो संगांत लोप में यण का प्रतिषेध है, तो फिर रे का तो अपने आप ही प्रतिषेध हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रे का श्रवण पाएगा। प्रदीप जो है ये कह रहा है ना कि रे का संगांत लोप होकर के अब स्लिप हो गई उसके दिमाग से भी ये बात कि संगांत लोप रे का लोप नहीं कर सकता है। उदात्तादि सूच्य, उदात्तादि में उत्तरवर्ती जो वैयाकरण होते हैं उनको ज्यादा आधार मिल जाता है ना विचार करने के लिए, तो नागेश को अधिक विचार करने के लिए आधार बन रहा है ना। वो पहला प्रदीप तो भाष्य के ऊपर पहला व्याख्याता है ना, अभी उपलब्ध जितने भी व्याख्यान हैं। प्रदीप से पहले भर्तृहरि था, वो मिलता नहीं, प्रदीप को तो मिला है। बड़ी भारी परंपरा थी सब ग्रंथों को पढ़ने की, सारे देश में गुरुकुल चलते थे, सब लोग संस्कृति अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि पढ़ते रहते थे। सब जैसे अभी पढ़ते हैं ना स्कूल कॉलेजों में, तो पूरे देश में यही पढ़ते रहते थे। मुस्लिम राज्य में भी ये कितनी बढ़िया बात थी कि मुसलमानों ने संस्कृत को नहीं छेड़ा, बल्कि उनके यहाँ भी राजा लोग, जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ जो है दिल्ली के यहाँ, वो था दरबार में राजकवि। चालाक निकले अंग्रेज बहुत ही, दिमाग जो है ज्यादा प्रयोग किया कि कैसे इनका मोड़ा जाए। एक व्यक्ति आता है, कुछ एक मोड़ ऐसा दे देता है कि युग युगों तक वो प्रवाह फिर पूरा जब नष्ट भ्रष्ट होगा ना तभी फिर कोई दूसरा आएगा, नहीं तो अब ये इतना लंबा चलेगा। ये जो प्रोसेस है जो चल पड़ा, संस्कृत का जो पीछे चलेगी ना, बैक साइड पर पहुंच गई भाषा, इतनी समृद्ध भाषा, अब ये कभी फिर दोबारा ही लौट करके आएगा ये चक्र। अब तो लंबे समय तक ऐसे ही रहेगा। कुछ लोग, हमारे जैसे लोग थोड़े बहुत आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो उदात्तादिषु समझ में आया, पीछे जो दोष दिए ना उन्हीं को दोहरा रहे हैं कि उरण रपरा हमाण नहीं कहेंगे, री के स्थान में जो भी होता है रपर होता है, तो ये रपर होने लगेंगे। नृ पाई अनुनासिक होता है ना, नृन पे, तो रपर होने लगेगा। तस्माद अण ग्रहणम कर्तव्यम, इसलिए हमको अण ग्रहण करना चाहिए। एकादेश शुभ संख्यानम, अब एक बात चला रहे हैं, एकादेश शुभ संख्यानम खट्वा जमा ऋष्य, ऋष्य का क्या अर्थ होता है गुरु जी? खट्वा, ऋष्य, ऋष्य तो कोई हरिण वगैरह होता है। अभी देखिए आ और री इन दोनों के स्थान में
शब्द सिद्धि करके दिखानी है। खट्वा ऋष्यः वाक्य में प्रयोग करना है तो ऐसे कर सकते हैं ना, खट्वा ऋष्यः बहुनी वस्तु जातानि सन्ति, या बहुतराम विद्यते, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। माला ऋष्यः, तो देखिए आ और री, अब ये केवल री के स्थान में तो नहीं हो रहा है ना, यूं कहा है कि री के स्थान में अण रपर होता है, ये तो आ और री के स्थान में अण है। किम पुनः कारणम न सिद्ध्यति, ये कहा है री स्थाने अण प्रसिद्धमान एव रपरो भवति, री स्थाने कहा है न चाहे पूरे स्थाने अण शिष्यते किंतरी उश्च अन्यस्य च, री के स्थान भी है और अन्य के स्थान भी है। ये जो अण है ये उश्च मानी री के स्थान में, अन्यस्य च और अन्य के स्थान में भी है। उत्तर देते हैं अवयव ग्रहणात् सिद्धम यदत्र रिवर्णम तदाश्रयम रपरत्वम भविष्यति, जो री है ना इसके आश्रित रपरत्व हो जाएगा। तद यथा मासा न भोक्तव्य इत्युक्ते मिश्रापि न भुज्यन्ते, अवयव के आश्रित, जैसे शास्त्र में ये कह दिया कि उड़द नहीं खाने चाहिए, तो किसी चीज के साथ मिले हुए भी नहीं खाने चाहिए। पंडित लोगों के लिए ऐसे है, ये जो काम करने वाले लोग हैं, उड़द किसी दूसरी जैसे मूंग की दाल में मिला दी तो बोले अवयव आश्रित उसको भी नहीं खाया जाता, उसको भी नहीं खाने के लिए कहा जा रहा है। जैसा यहाँ उदाहरण में है इसके विपरीत वहां पर लिया जा रहा है, अवयव से नहीं वैसा ही लिया जा रहा अवयव। अच्छा आप विपरीत दृष्टांत बोल रहे हैं? जी जी जी, विपरीत तो नहीं है, वही है। यहाँ दृष्टांत में तो निषेध अर्थ में है और वहां साध्य में तो समुच्चय में है। नहीं वो ये अवयव आश्रित जो कथन है ये तो बराबर है ना, अवयव प्रति तो दृष्टांत में अवयव है और यहाँ भी अवयव है, विधि निषेध तो अलग बात है। हाँ जी, प्रतिदृष्टांत में तो निषेध किया जा रहा है, हाँ और वो तो विधान किया जा रहा है। जी वो तो भोक्तव्य क्रिया न भोक्तव्य ऐसा बोला है, यहाँ री स्थाने अण भवती ये बोला है, क्रिया जिस तरह की है उसके अनुसार, बाकी वो तो सादृश्य ही है, अवयव के रूप में सादृश्य है। जी जी, एक जगह निषेध है और एक जगह विधान है। जी जी, साध्य में विधान है और दृष्टांत में निषेध है। जी जी। तो मासा न भोक्तव्य इत्युक्ते मिश्रा भी न भुज्यन्ते हैं। गुरुजी, हाँ ये जो उदाहरण दिया इसको किस प्रकार का कहेंगे कि वो किस अंश में साधर्म्य है इनका, उदाहरणों का? ये दो दृष्टांतों का मतलब अवयव को लेकर के जो बात कही है ना उतने ही अंश में सादृश्य है। वहां पर भी अवयव आश्रित निषेध है, यहाँ भी अवयव आश्रित विधि है। साधर्म जो है ना दृष्टांत और साध्य में इतने ही अंश में है कि वहां अवयव के आश्रित निषेध है, यहाँ अवयव, जैसे वहां अवयव के आश्रित निषेध है ऐसे यहाँ अवयव के आश्रित विधि है। वहां पर निषेध है, यहाँ विधि है। वैधर्म दृष्टांत कहेंगे जिसको जी। आत्मा, अब ये जो दृष्टांत है ना जी, वैसा ही यहाँ पर है जी, कि वहां अवयव को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर केवल ये देख रहे हैं अवयव तो है पर माशा न भोक्तव्य जो कहा है वहां दूसरे के साथ मिला हुआ तो भी नहीं खाना चाहिए जी। ठीक है, तो इसके विपरीत यहाँ ले रहे हैं कि यहाँ पर साध्यर्म वैधर्म ये है कि यहाँ पर ग्रहण किया जा रहा है, जैसे वहां ग्रहण नहीं किया जा रहा है यहाँ ग्रहण किया जा रहा है। ग्रहण यहाँ साध्य है और वहां अग्रहण दृष्टांत है। ऐसे ले सकते हैं, री के स्थान में री और बिना री, री और बिना री की जगह जो आदेश होता है वो भी रपर हो जाएगा। जैसे मांस और बिना मांस इन दोनों की इकट्ठा हो जाए तो वहां जैसे उस चीज को छोड़ दिया जाता है वैसे यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता है, यहाँ पर अवयव के आश्रित कार्य हो जाता है।
जैसे वहां अवयवाश्रित निषेध होता है, यहाँ अवयवाश्रित विधि हो जाती है। अवयव के आश्रित निषेध हो जाता है जी, वैसे अवयवाश्रित विधि हो जाती है। जी। ऐसे कोई मतलब दृष्टांत हम दिखाएं और कह के जो वहाँ अवयवाश्रित निषेध होता है तो यहाँ भी फिर नहीं होना चाहिए, अवयवाश्रित निषेध हो जाना चाहिए। इस अंश में कोई घटा है उदाहरण तो? कि जैसे अवयवाश्रित निषेध होता है वैसे ही यहाँ अवयवाश्रित, यहाँ भी अवयवाश्रित निषेध हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए स्वामी जी उसको वही धर्म दृष्टांत बता रहे। इसको वैधर्म ही माना जाएगा जी। अवयव ग्रहणात् सिद्धमिति चेद आदेशेरांत प्रतिषेध। अच्छा, इन्होंने एक समस्या और उठाई कि अवयव ग्रहण से यदि सिद्ध मानते हो ना, देखिए अवयव ग्रहण से सिद्ध मान रहे हैं ना, आ और री, समुदाय तो आ और री है और अवयव उसका री है। इसको आप उद्भूतावय भेद मानोगे, तिरोहितावय भेद? ये जो समुदाय है ये उद्भूतावय भेद है या तिरोहितावय भेद है? उद्भूतावय भेद है। अवय भेद जिसमें उद्भूत है, उद्भूत मानी प्रकट है। तिरोहितावय भेद तो वो होता है जहां अवय भेद छिप जाते हैं। यहाँ अवय भेद को अलग अलग रख रहे हैं, तभी तो री के स्थान में ऐसा कह पाएंगे हैं? ये प्रदीप ने लिखा है, पूर्व परयुति अनेन उद्भूतावय भेदा समुदाय निर्दिश्यते। जो पूर्व पर स्थानीय बताया ना वहां पर 6ठे अध्याय के पहले पाद में एका पूर्व परयो उद्भूतावय भेद समुदाय निर्दिष्ट है। अवयवो एवं च अपेक्षित परस्परो समुदाय। एक दूसरे की अपेक्षा रखते हुए जो अवयव हैं वही समुदाय बन गया। भवती अयम रिवर्ण से स्थान है। उद्भूतावय भेद है, इसलिए वहां पर ना एका पूर्व परयो में षष्ठी का द्विवचन पढ़ा है। द्विवचन निर्देश जो किया है सूत्र में, एका पूर्व परयो, उद्भूतावय भेद होने के कारण ही है। तत्सामर्थ्यात एवं प्रत्येकम स्थानित्व बुद्धि, उसके सामर्थ्य के कारण प्रत्येक को हम स्थानीय के रूप में मानेंगे। आ भी स्थानीय, री भी स्थानीय, तो री स्थानीय मान करके रपर हो जाएगा। तो अवयवो ये सब नागेश ने दिया है इसके प्रदीप की व्याख्या करते हुए। अवयवो एवं चापेक्षित परस्परो समुदाय, इस पर लिखा, भूमिका बनाई, नानो अवयव भेदस्य उद्भूतत्व विवक्षा नाम। अवयव भेद की उद्भूतत्व विवक्षा का क्या अर्थ है? बोले तदगत संख्या है समुदाय आरोप। तदगत संख्या, अवयवगत संख्या का समुदाय में आरोप। न एतावता प्रत्येकम स्थानित्व लाभ। इतने मात्र से प्रत्येक का स्थानित्व थोड़ी होगा, समुदाय का ही स्थानित्व है, प्रत्येक का स्थानित्व नहीं है, समुदाय का ही स्थानित्व है। इसके लिए बतलाया प्रदीप ने, अवयवो एवं अपेक्षित परस्परो समुदाय। अवयव ही अपेक्षित परस्परो, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हुए समुदाय बन गए। इतरेतर योगा इति शेषा। इतरेतर योग में ऐसा होता है। समाहार द्वंद्व में तो तिरोहितावय भेद होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। समाहार द्वंद्व में तिरोहितावय भेद होता है और इतरेतर योग में अपेक्षित परस्पर अवयव जो है समुदाय कहलाएंगे। एवं च तत्र समुदायस्य अवयव भेदेन बोधनात् द्विवचनेन प्रत्येकम तयो स्थानित्व। अवयव भेदेन है या अवयव अभेदेन है? ये अवयव अभेदेन बोधनात्, यहां भी अभेदेन दिया है, अवयव अभेदेन। समुदाय से अवयव अभेदेन बोधनात् द्विवचनेन प्रत्येकम तयो स्थानित्व लाभ। अवयव अभेदेन बोधनात्, समुदाय का अवयव के साथ अभेद बोध होने से समुदाय का अवयव के अवयवाभेदेन बोधनात् द्विवचनेन प्रत्येकम तो स्थानित्व अयम एव च उद्भूतावय भेदा समुदाय। ये अवयव भेदेन होना चाहिए, अवयव अभेदेन होना चाहिए? अभेद भी गुरुजी ऐसे कर सकते हैं, समुदाय के साथ अवयवों का अभेद रूप से बोध होता है और समुदाय में जब द्विवचन देखेंगे तो फिर वो प्रत्येक अवयव का स्थानित्व हो जाएगा,
क्योंकि समुदाय में तो द्विवचन है, और समुदाय के साथ अवयवों का फिर अवयवाभेदेन में द्वितीय से अवयवयोः अभेद। समुदाय से अवयव अभेदेन बोधनात्, अवयव के अभेद से बोध होने से द्विवचन कैसे हो जाएगा? अभेद होगा तो समुदाय का अवयवों से अलग बोध तो नहीं होता ना, साथ ही बोध होता है। और समुदाय में द्विवचन है, वो तो उपस्थित है, तो फिर उस द्विवचन से हम प्रत्येक अवयव का स्थानित्व लाभ कर सकते हैं। समुदाय का अवयव से भेद तो नहीं होता ना गुरुजी? अवयव से भेद तो नहीं होता समुदाय का जी। पाठ तो कई पुस्तकों में यही है, अभेदेन। अभेद वाला जैसे सुमित जी बता रहे हैं, स्मित जी, वो भी हो सकता है। पाठ तो यही है, पर हमने पहले पढ़ते समय संकेत अवयव भेदेन ऐसे चिन्हित किया है, अवयव भेदेन होना चाहिए। एवं च तत् समुदाय से अवयव अभेदेन बोधनात्, समुदाय का अवयव के साथ अभेद से बोध होने से द्विवचनेन, अभेद से बोध होगा तो द्विवचन कैसे होगा? अभेद से बोध होगा, समुदाय का अवयव के साथ अवयव अभेदेन बोधनात्, अवयव के साथ अभेद से बोध होने पर द्विवचनेन अवयव भेदेन बोधनात् द्विवचनेन प्रत्येकम तयो स्थानित्व लाभ, द्विवचन के द्वारा प्रत्येक का स्थानित्व लाभ हो जाएगा। अयमेव च उद्भूतावय भेदा समुदाय, यही उद्भूतावय भेद समुदाय है। अवयव ग्रहणात् सिद्धमिति चेद आदेश रांत प्रतिषेधा, आदेश में इसमें क्या समास करेंगे? उद्भूतावयव भेद, उद्भूतावयव भेदः समुदायः। उद्भूत है अवयव भेद जिसका, ऐसा समुदाय। यहाँ बहुव्रीहि की जगह यहाँ षष्ठी समास करे तो हो जाएगा। कहाँ? अवयव अवयवाभेदेन, अवयव के अभेद से जी, अवयव का अभेद है, अवयव के अभेद होने से समुदाय का अवयवों के साथ अभेद रूप से ही कथन होगा ना। समुदाय से अवयव भेदेन बोधनात्, नहीं, उद्भूतावय भेद जब स्थिति होती है तो अवयव भेद नहीं होता है, अवयव अभेद नहीं होता, अवयव भेद होता है। तिरोहितावय भेद होता है तो उस समय अवयव का अभेद होता है समुदाय के साथ। तिरोहितावय भेद जब होता है, तिरोहित है अवयव भेद जिसमें, ऐसा जब समुदाय होता है तो अवयवों का अभेद रहता है समुदाय के साथ। गुरु जी, यहाँ अंतादिवच आश्रित क्यों नहीं कर रहा? अंतादिवच क्या? रपरत्व का आश्रित है वो री, तो पूर्व का आदिवत करके हो जाएगा। रपरत्व करना है ना, तो पूर्व का आदि रिकार को एकादेश मान लेंगे, पर का आदि। वो तो सब मान लेंगे, पर यहाँ तो बात ये चल रही है ना कि री के स्थान में अण रपर होता है जी, आ और री, तो दोनों के स्थान पर जो एक आदेश हुआ है उसको पर का आदिवत मान लेंगे ऐसे। ये तो आगे बताएंगे ना, इसकी चर्चा आगे आ रही है। अंतादिवत से देखो अब क्या कुछ आपका अभिप्राय यह है कि पूर्व और पर के स्थान में जो एक आदेश होता है वो पर का अधिवत हो जाएगा। री के आश्रयमण री है तो री के स्थान में अण रपर होता है, ऐसा जो सूत्र कह रहा है, तो इसको री मान लेंगे। पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश जो हुआ है तो इसको पर का अधिवत मान लेंगे। हाँ, ऐसे मान तो सकते हैं, पर अभी देखो क्या बात चल रही है, आगे कहाँ तक पहुंचाएंगे। अवयव ग्रहणात् सिद्धमिति चेद आदेशे रांत प्रतिषेधा। अब ये एक बात कह रहे हैं कि होत्री शब्द को आप होतान करते हो ना, अनंग, ओ तारो, ओ तारो,
ये जो है अवयव ग्रहण सिद्धमिति आदेशे, अब इसका अवयव आ है ना जी, इसको रपर करो, उरण रपरा, री के स्थान में अण रपर होता है। आप अवयव ग्रहण से सिद्ध कर रहे हो तो इस आ को भी रपर करो, क्योंकि ये अवयव ग्रहण से अण में आ रहा है। री के स्थान में अण रपर होता है तो आ अण है और वो रपर होना चाहिए। ठीक है, इनका तर्क समझ में आया? यदि पुनः रिवर्णांत स्थानिनो रपरत्वम उच्चेत खट्वरिष्या, यदि हम वर्ण ग्रहण में सर्वत तदंत विधि होती है, रिवर्णांत अर्थ कर लें, खट्वा और ऋष्य दो है ना, समुदाय रिवर्णांत हो जाएगा। यदि पुनः रिवर्णांत से री का अर्थ करें, रिवर्णांत स्थानी को रपर होता है, तो खट्वा ऋष्य आ और ऋष्य, आ और ऋष्य जैसे है, आ और री ये है ना, ये आ और ये री, क्या है ये? रिवर्णांत स्थानी हो गए ना, आ और री रिवर्णांत स्थानी। रिवर्णांत स्थानी को अण रपर होता है। अब वहां रपर कैसे करेंगे? कर्ता, जैसे क्री को गुण करते हैं हम, त्रिच के पर रहते। अब ये रिवर्णांत स्थानी को रपर करेंगे तो अलोन्त्य से लग जाएगा क्या? हैं? अच्छा, यदि पुनः रिवर्णांत स्थानेरो रपरत्वम उच्चेत खट्वारिष्या मालरिष्या सिद्ध हो जाएंगे हमारे। नैवम सक्यम यही न प्रसज्जित कर्ता हर्ता कीर्ति कीर्ति में रिवर्णांत सिद्ध उच्चते न चेत रिवर्णांतम। क्री जो है रिवर्णांत नहीं है। अंगसिति षष्ठी अंत्यम अलम उपसंग्रियते उपसंग्रहिता इति रिवर्णस्य गुणेन भाव्यम। अलोन्त्यस्य भी वाक्य वाक्यता से अलोन्त्यस्य भी उसके साथ वो हो जाता है ना, एक ही भूत हो जाता है। तो ये अर्थ इसका ये है, अंत्यल के स्थान में गुण होता है तो रिवर्ण रिवर्णांत नहीं होता। नचे तदंत विधिरस्ति उरणिति भूतानुवादात, तदंत विधि भी नहीं हो सकती है। उरण रपरा जो है वो केवल अनुवाद मात्र है। जैसे नच प्रदेशेषु तदंतस्य कार्यम अंत्यस्य अनुसंहारेण स्थानिवत्व प्रतिपादनात् इति भावा। कैयट की बातें आपको पकड़ में आई? कर्ता में क्री आगे त्रिच है तो अंगस्य षष्ठी है ना, वो अलोन्त्यस के साथ, अलोन्त्यस परिभाषा भी वहां पहुंचती है। जब हम कहते हैं कि सार्वधातु अर्धातु गुणो भवति, तो उसका पूरा अर्थ ये होता है कि इगंतांगान्त्यस्य गुण, ऐसा वाक्यार्थ बनता है। आगे इसकी चौथी पंक्ति देखिए, इगंतांगान्तस्य गुण इति वाक्यार्थ इति भावा। भाष्ये लक्ष्य सिद्धि दोषो रिवर्णांतस्य इत्यर्थे उक्ता। रिवर्णांतस इस अर्थ में लक्ष्य सिद्धि का लक्ष्य असिद्धि दोष कहा है। शब्द शास्त्र प्रस्तावात शब्द रूपम विशेष्यम आदाय तदंत विदित रिवर्णांतस्य, ऐसा शब्दानुशासन का प्रस्ताव है और रिवर्णांतस्य ऐसा अर्थ हो जाएगा। जी एक बार और स्पष्ट करना। ये जो खट्वा जमा ऋष्य है ना जी, यदि पुनः रिवर्णांत स्थानेरो रपरत्वम उच्चेत, आ और री इन दोनों को स्थानी मान लें, रिवर्णांत स्थानी को रपर होता है, उर्ण रपरा। ऐसा यदि हम करें, रिवर्णांत अर्थ कैसे होगा? शब्द स्वरूप ले लेंगे। अथ शब्दानुशासन पूरी अष्टाध्यायी में जाता है, अधिकार सूत्र है। तो जहां जहां भी कोई अन्य विशेष नहीं होता, शब्द स्वरूप विशेष हो जाता है। तो रिवर्णांत शब्द स्वरूप से ऐसा अर्थ हो जाएगा।
रिवर्णांत जो शब्द स्वरूप है, तो आ और री ये रिवर्णांत हो जाएगा, और इसके स्थान में गुण होता है। गुरुजी ये नहीं, क्री वाला उदाहरण ले रहे हैं। रिवर्णांत से ये जैसे री है ना, तो रिवर्णांत को रपर होता है, यहां भी रिवर्णांत है आ और री। क्या कह रहे थे? ये यही कह रहे हैं कि अवयव ग्रहणात् सिद्धम जो कहा था वही ये कह रहे हैं कि कौन? क्या कह रहे हैं? मतलब ये जो कह रहे हैं कि रिवर्णातस्य स्थानिनो रपरत्वम उच्छेद था, तो ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहा है जो इससे विपरीत है, ऊपर वाला वार्तिक बोलने वाले से जो विपरीत है, मतलब अवयव ग्रहणात् सिद्धम जिसने कहा है वो कह रहा है। जैसे सबसे पहले आक्षेपता ने एकादेश शुभ संख्यानम ये बात कही, व्यक्ति देख लीजिए। फिर अवयव ग्रहणात् सिद्धम दूसरा व्यक्ति ने कही, अवयव ग्रहणात् सिद्धम इति चेत ये पहले एकादेश शुभ संख्यान वाले ने कही। यदि पुनः ये बात अवयव ग्रहणात् सिद्धम वाला व्यक्ति आ गया, यदि पुनः रिवर्णांत स्थान अप्रत्वम उच्चेत खट्वारिश्या माल ऋष्या क्या नहीं हो जाएंगे? वर्ण ग्रहण से तदंत ग्रहण हो जाता है, समुदाय रिवर्णांत हो जाएगा, रपरत्व हो जाएगा। नैवम सक्यम, यदि रिवर्णांत स्थानीय को रपर होता है ऐसा कहोगे तो कर्तृहर्ती नहीं बनेगा, कर्तृहर्ती कर्ता हर्ता नहीं बनेगा, त्रिच के परे रहते क्यों नहीं बनेगा? देखो यूं कह रहे हैं कि सार्धातु आर्धातु के सूत्र में इको गुण वृद्धि परिभाषा भी पहुंची, षष्ठी अंगस से जो षष्ठी वहां पर वो भी पहुंच रही है, और अलोन्त्य से भी पहुंच रही है। तो अर्थ ये हुआ इगंत अंग के अंत्य के स्थान में, इगंत अंग के अंत के स्थान में गुण होता है, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। अंगस्य जो षष्ठी है उसके कारण से अलोन्त्यस्य भी पहुंच गया, और वो अंत्यल में उपसंक्रांत हो गया। रिवर्ण से गुणे, और रिवर्ण को रिवर्णांत कह नहीं सकते, रिवर्णांत को रपर होता है ऐसा कह रहे हैं ना। रिवर्णांत को, ये जो री है रिवर्णांत को रपर होता है, तो री रिवर्णांत नहीं है। ये जो री है ये रिवर्णांत नहीं है, केवल जो री है वो रिवर्णांत नहीं है। उसको एक व्यपदेशोद भाव, वर्ण में व्यपदेशोद भाव नहीं होता है, अनर्थ होने से, अनर्थक में व्यपदेशोद भाव नहीं होता है, वर्ण निर्देश में व्यपदेशोद भाव नहीं होता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो क्री है इसको आप री को रिवर्णांत नहीं कह सकते, नैवम सक्यम। ई न प्रसज्जेत रिवर्णांत न चतुर्थ रिवर्णांतम, ये तो रिवर्णांत नहीं है। क्री का जो री है व्यपदेशीय भाव तो कर नहीं सकते हैं, री को रिवर्णांत कह नहीं सकते हैं। आगे बता ही रहे हैं, वो जो मैंने बात कही वो तो आई गई। ननु चेतदपि व्यपदेशीय भाव रिवर्णांतम, ये भी तो व्यपदेशीय भाव से रिवर्णांत है। कौन सा? ये जो री है ना क्री का, ये व्यपदेशीय भाव से री रिवर्णांत हो जाएगा। तो आगे वो व्यक्ति कहता है अर्थवदा व्यपदेशोद्भाव न चैसो अर्थवान तस्मान नैवम सक्यम। अर्थवान से व्यपदेशोद्भाव होता है, अनर्थक में व्यपदेशोद्भाव नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। न चेदेवम, और जब ऐसा नहीं कर सकते उपसंख्यान करना चाहिए। ईचर अपरत्व से प्रतिषेधो वक्तव्य, उपसंख्यान करना चाहिए कहां पर? खट्वरस्या। इन उदाहरणों में आ और री के स्थान में जो एक आदेश होगा तो वहां रपर करना चाहिए, और यहां रपरत्व का प्रतिषेध करना चाहिए। मातु पितु में, मातु पितु में रपरत्व का प्रतिषेध करना चाहिए। मातु पितु में कैसे करना चाहिए? रपरत्व का प्रतिषेध क्यों करना चाहिए? मातृ गस है ना, देखिए मातृ और गस, गस को अस हुआ है, और री ऋतौत,
री और ए इनको ऊ हुआ है तो मातु ऐसे कह रहे हैं कि यहां रपरत्व का प्रतिषेध करना चाहिए। अभी वो प्रक्रिया जान नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, राजसस लोप हो जाएगा है? ये जो मातु है ना, इसको स को विसर्ग करके मातु बनाते हैं ना, तो री और ए की जगह जो ऊ है रपरत्व का प्रतिषेध करने की सलाह दे रहे हैं। जी ये उपसंख्यानम कर्तव्यम जो कहा है कट्वारिष्य में, इसमें क्यों उपसंख्यान करने के लिए कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि री के स्थान में अण रपर होता है ना जी, ये तो दो के स्थान में हुआ है, री और री से भिन्न। पूर्व पर समुदाय स्थानीय है, रिवर्ण रूप स्थानीय नहीं है, तो और रिवर्ण रूप स्थानीय होना चाहिए। तो उसका समाधान किया ना जी, अवयव ग्रहणात् सिद्धमिति। उसमें समस्या आ गई ना, अवयव ग्रहणात् सिद्धमिति चेत आदेशे रांत प्रतिषेधा। आदेश जो है ना ये देखिए आ न, तो आदेश में आन है ना, यहां पर रपरत्व का प्रतिषेध करो यदि अवयव ग्रहण से सिद्ध मानते हो। यहां भी तो अवयव अण है, उरण रपरा सूत्र में अण पड़ा है ना, तो ये भी तो अवयव है आ, तो इसको भी फिर वो प्रतिषेध करो। तो उसका समाधान फिर यदि पुनः रिवर्णांतस्य स्थानिनो, एक बात और चला दी, यदि हम रिवर्णांत स्थानीय को रपर करें तो, अर्थात हम ऐसा करें उरण रपरा का अर्थ कि जो रिवर्णांत स्थानीय है उसको रपर होता है। रिवर्णांत स्थानीय को जब अण हो तो रपर होता है, नैवम सक्यम यही दोषा प्रसज्जेत। रिवर्णांत स्थानीय को रपर होता है, ऐसा सूत्रार्थ बनाओगे उरण रपरा तो यहां क्री में नहीं कर सकोगे, रिवर्णांत स्थानीय नहीं है, हैं? यही ना प्रसज्जेत। रिवर्णांत कीर्ति गिरती में रीति धातु होता है, तो वो रिवर्णांत स्थानीय को नहीं लगता, नहीं लग सकेगा। रिवर्ण स्थानीय है, रीति धातु जो सूत्र है ना, सार धातु का अर्ध धातु को गुण है, यहां तो कर्ता में, वहां ये रीति धातु है। क्री जो है रिवर्णांत नहीं, क्री तो पूरा रिवर्णांत है, पर क्री का जो री है ना उसको रिवर्णांत मना कर रहे हैं। शप श तिप, श के पर रहते री को रिवर्णांत कैसे कह सकते हैं? ननु चैतदपि व्यपदेशी उद्भावन रिवर्णांतम, ये भी तो व्यपदेशी उद्भाव से रिवर्णांत है। बोले अर्थ होता व्यपदेशोद्भाव न जैसे उत्थवान तस्मान है। गुरुजी रिवर्णांतस्य स्थानीनो रपरत्वम उच्यते, ऐसा कहेंगे तो होता पोतारो समाधान तो हो जाएगा, किंतु ये कर्ता हर्ता नहीं होगा, ये भी आश्रय होगा इसमें थोड़ा सा। रिवर्णांत स्थानीय तो वहां भी नहीं है, वहाँ नहीं है, तो वहाँ तो केवल खटवर्ष्य में ही रिवर्णांत स्थानीय है, और कर्ता में भी नहीं है, और होता पोतारो में भी नहीं होता है। में हमको नहीं चाहिए, वहाँ तो सिद्ध हो गया, और कर्ता में चाहिए जो सिद्ध नहीं हो पाएगा। जी, होता पोता में तो रबर चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं, इसीलिए ये उठाए हैं कि यदि पुनः रिवर्णांत से स्थानीय न ऐसा कह करके आप होता पोतारो सिद्ध करा दोगे, खटवर्ष मालर से सिद्ध होता है वो भी हो जाएगा, किंतु कर्ता हर्ता नहीं हो पाएगा। जी न चाहिए तो भी ये बात होगी। अर्थ होता व्यपदेश माने असहाय का उपलक्षण है, असहाय का उपलक्षण है, असहाय कुरुते इत्यादो अनर्थ के नापी से, कुरुते इत्यादि में अनर्थ कस्य भी हो जाता है। तत्री से टी संज्ञा उपयोगी सहाय रहिता एव। गुरुजी ये उपसंख्यान किस तरह का करेंगे इसमें, इस उदाहरण का? एकादेश से शुभ संख्यानम, ये तो यूं कहेंगे कि जो एकादेश होता है ना आ और री,
जहाँ एकादेश होता है पूर्व पर के स्थान में, वहाँ भी रपर होता है, ऐसे उपसंख्यान करेंगे, वचन ही बना देंगे। ऐसे प्रसंगों के लिए एक वचन बना देंगे कि एकादेश स्थल में जहाँ पूर्व पर स्थानी को अण होता है और पूर्व पर स्थानी में री भी होता है एक अवयव, री और री से भिन्न होते हैं, तो वहाँ रपर हो जाता है। उरण जो है न चाहिए तदंत विधिर अस्ति, ये जो प्रदीप ने लिखा है ना इधर, अंगसिति षष्ठी अंत्यम अलम उपसंग्रहिता रिवर्ण से गुणेन भवितव्यम, रिवर्ण को गुण होगा, न च रिवर्ण रिवर्णांतो भवति। ऐसा भी नहीं कह सकते रिवर्ण रिवर्णांत है, न च रिवर्ण रिवर्णांतो भवति इति दोष, इसलिए दोष है। न चई तदंत विधिरस्ति उरण इति भूतानुवादात। यहाँ पर कोई कहे कि जी हम इसको उरण रपरामी तदंत विधि कर लेंगे एन विधिस तदंतस्य से, और फिर ये ऐसा अर्थ करेंगे रिवर्णांत, ये जो है ना जी, ये रिवर्णांत को उरण रपरा में यदि तदंत विधि हो जाए तो फिर री को रिवर्ण नहीं कह रहे हम, क्री को रिवर्णांत कह रहे हैं। कीर्ति में पूरे क्री को रिवर्णांत कहेंगे। तो बोले उरण रपरा सूत्र में रिवर्णांत के स्थान में अण रपर होता है, ऐसा अर्थ नहीं बन सकता। विधौ परिभाषा उपतिष्ठते नानुवादे, विधौ संज्ञा उपतिष्ठते नानुवादे। जैसे विधि सूत्र में ही संज्ञा सूत्र उपस्थित होते हैं, ना कि अनुवाद में। वो लिखा है कैयट ने कि भूतानुवादात, ये भूतानुवाद है। री के स्थान में अण नहीं कर रहा है ये सूत्र, री के स्थान में अण जो करते हैं सूत्र अष्टाध्यायी में, री के स्थान में जो अण करते हैं उनका भूतानुवाद, उनका केवल दोबारा पुनः कथन मात्र है। री के स्थान में जो होता है उसको स्मरण मात्र दिलाते हैं, उसको केवल पुनः कथन मात्र करते हैं। तो ये उरण रपरा सूत्र ये भी नहीं कह सकता है कि रिवर्णांत के स्थान में अण रपर होता है, माने ये विधि तदंत से तदंत विधि नहीं कर सकती। ये सब बातें लिखी हैं। उरणिति भूतानुवादात न च प्रदेशेषु तदंत कार्यम अंत्यस्य अनुसंहारेण स्थानित्व प्रतिपादनात्। ये सब बातें यहाँ पर। और उद्योत ने इस पर लिखा है शब्द शास्त्र प्रस्तावात शब्द रूप विशेष्यमादाय तदंत विधि भावा ननु इकांगे विशेषमाणे तदंत विधे रिवर्णांत गुणेन भाव्यमताः। इक के द्वारा अंग को जब हम विशेषित करेंगे तदंत विधि होगी तो रिवर्णांत को गुण होगा। तो इसके बारे में भाष्य का जो ये प्रसंग है ये असंगत हो जाएगा, भाष्य की संगति नहीं लगेगी। तो इस पर प्रदीप ने लिखा अंगसिति षष्ठी इगंत अंग अंत्यस्य गुणा इति वाक्यार्थ। इगंत अंग के अंत को गुण होता है, ऐसा वाक्यार्थ बनेगा। इगंत अंग के अंतिम अक्षर को गुण होता है। भाष्य लक्ष्य सिद्धि दोषो रिवर्णांत इत्यर्थे उक्ता। भाष्य में रिवर्णांतस इस अर्थ में लक्ष्य असिद्धि दोष दिया है। स्वयं तदर्थ असंभवम अप्याह, उस अर्थ की असंभवता भी बता रहे हैं। रिवर्णांतस्य ये जो अर्थ कहा ना ननुच रिवर्णांत स्थानीनो रपरत्वम उच्यते, तो ये रिवर्णांतस्य ये जो अर्थ है उर्ण रपरा का नहीं बन सकता है। ये जो बताया ना इन्होंने यदि पुनः रिवर्णांत स्थानीरो रपरत्वम उच्चेत, रिवर्णांत स्थानी को रपर करें, तो कह रहे हैं कि ये रिवर्णांत स्थानीनो करोगे कैसे? एन विधि तदंत से करना चाहोगे वो नहीं कर सकेगा, यहाँ वो सूत्र यहाँ नहीं कर सकेगा। री के स्थान में जो अण ये भूतानुवाद है उसी को दिखाया। स्वयं तदर्थ असंभवम अप्याह, स्वयं ही कैयट स्वयं ही उस अर्थ की असंभवता दिखा रहे हैं। भूतानुवादात एवं च अनुवादे परिभाषा एवं संज्ञाया अपि अप्रवृत्ति। अनुवाद में परिभाषा की भांति संज्ञा की विप्रवृत्ति नहीं होती। यद्वा समान विभक्त्यंत विशेष रहित भूतानुवादात, समान विभक्त्यंत विशेष से रहित भूतानुवाद होने से यत्र ही साक्षात अर्थात व विशेषण समानाधिकरणम
विशेष्यम उपादीयते, विशेषण समानाधिकरण विशेष्य होता है, तत्र वर्ण ग्रहणे तदंत विधि। गमकम बिना शब्द रूप विशेष्यम आदाय तु न तदंत विधि। गमक के बिना शब्द रूप विशेष्य को लेकर तदंत विधि नहीं होती है, कहीं कहीं होती है, ऐसी सब जगह नहीं होती है। यत्री साक्षात अर्थात व विशेषण समानाधिकरण विशेष्यम उपादीयते, जहाँ साक्षात या अर्थवसात विशेषण के साथ समानाधिकरण विशेष्य लेते हैं, वहीं वर्ण ग्रहण में तदंत विधि होती है। गमकम बिना शब्द रूपम विशेष्यम आदाय तु न तदंत विधि भाव। न च प्रदेशेषु यही तदंत विधि अभावे यदि प्रदेशेषु रिवर्णांत षष्ठी निर्देशेन स्थानित्वम स्यात् तदनुरोधेन अनुवादे भी एक देश द्वारा रिवर्णांतम ग्राह्यम तदपि नास्ति इति भाव इदम चिंत्यम। कहते हैं ये तो ठीक नहीं कैयट ने कहा। यही तदंत विधि अभावे भी न च प्रदेशेषु इति, न च प्रदेशेषु तदंतस्य कार्यम, न च प्रदेशेषु तदंतस्य कार्यम। वृद्धिर्यस्य इत्यादो इदुदे द्विवचनम इत्यादो अनुवादे भी संज्ञा प्रवृत्ते। अच्छा, इदम चिंत्यम माने आधिक्येन कैयटोक्तम। कैयट ने जो ये सारा कहा है ना, ये इसको दूषित कर रहे हैं। मेरे भी मन में आई थी ये बात, तो भूतानुवाद की बात जब इन्होंने छेड़ी ना, तो मेरे मन में आई थी ये जो इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम है, यहाँ तदंत विधि तो होती है, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है, और यहाँ भी ये वृद्धि आदेश उपस्थित होता है। वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद वृद्धम, जिस शब्द के अचु में आदि अच वृद्धि संज्ञा को उपस्थित तो हो रहा है वो। अनुवादे भी संज्ञा प्रवृत्ति सर्वत्र इति च शब्द रूप विशेष्यम आदाय तदंत विदो गमकम अतो भाष्योक्त एव दोष। सर्वत्र 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 इति च शब्द रूप विशेष्यम आदाय तदंत विदो गमकम। सर्वत्र क्या चीज है? वर्ण ग्रहणाच सर्वत्र इति मुद्रित पाठ। गुरुजी वहाँ भी विधो परिभाषा उपतिष्ठते, और यहाँ पर हम संज्ञा सूत्र उपस्थित किए हैं। नागेश ने ये संगति लगाई, एवं च अनुवादे भूतानुवाद कैयट की उस पंक्ति की संगति लगाई, फिर बाद में खंडन किया, वो अलग बात है। पहले तो ये दिखाते हैं कि कैयट इस अभिप्राय से ये बात कह रहा है, और फिर असहमति भी दिखा देते हैं। तो कैयट किस अभिप्राय से कह रहा है? तो उन्होंने कहा कि अनुवाद में परिभाषा की तरह संज्ञा भी प्रवृत्त नहीं होती। देखिए बीच में लिखा है ना, एवं च अनुवादे परिभाषा एवं संज्ञा अपि अप्रवृत्ति। रिवर्णांतस्य ननु च एतदपि व्यपदेशोद्भावन रिवर्णांतम अर्थवता व्यपदेशोद्भाव न च स्वार्थवान, ये सब हो गया। न चेद एवं संख्यानम कर्तव्य च रप्रत्यस्य प्रतिषेध वक्तव्य। यह च उपसंख्यान की अतिव्याप्ति होने से एकादेशस्य उपसंख्यानम, तो यहां देखिए ये क्या है? ये जो है ना री और अ को जो ऊ हुआ है, तो ये उपसंख्यान की अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं। एकादेशस्य उपसंख्यानम करोगे तो यहां भी रपर पाएगा है? रपर कर लेने पर विभक्ति सकार को ससज रू होता है। पूर्व से रोरीति लोपा ढलोपुर दीर्घत्व तथा माधुरीति प्राप्त होती। इनका अभिप्राय यह है कि जैसे ससज स्वरू करेंगे ना, ससज स्वरू, और वो ये नहीं देख रहे हैं अभी रात से लोप हो जाएगा। ससज स्वरू करेंगे तो रोरी से इस रह का लोप होगा, पहले वाले का मातुर। यदि यहां रपर हो जाए, उर बनेगा ना, स का ससज स्वरू रोरी लोप, और इस ऊ को ढलोपुर से दीर्घ गुणा मातु रूप ने बनकर मातु ऐसा बनने लगेगा। ऐसे दोष दे रहे हैं। तो इस पर लिखा है भाष्य इह च एकादेश उपसंख्यान औपसंख्यानिक रपरत्व प्रतिषेधस्य वक्तव्य। इह च रपरत्व से प्रतिषेध। यहां जो औपसंख्यानिक हमने किया ना एकादेश उपसंख्यानम,
इसके कहने पर भी यहां पर तो रपरत्व का प्रतिषेध कहना पड़ेगा, उपसंख्यान वाले रपरत्व का प्रतिषेध कहना पड़ेगा। मातु इत्यादो उपसंख्यान अतिव्याप्ते है। और ये अर्थवता व्यपदेशीवत भाव है ना, इसको या इत्यत्र एकास्त्वम अर्थस्य त्याग उपादानाभ्याम वर्ण रूपता धातु रूपता च व्यवस्थाप्यते। अर्थ के त्याग और उपादान से वर्ण रूपता और धातु रूपता व्यवस्थापित की जाती है। जैसे याय है अपने पास, एकाचो द्वे प्रथम से इण आगे, इण का ई बचा, लिट है, लिट के स्थान में तिप, नल, इसको मानकर अचोणिति से वृद्धि पाई, और लिटि धातु अभ्यास दुर्वचन, दुर्वचन जी ने निषेध कर दिया दुर्वचन का है। मैं निषेध सूत्र मान करके बता रहा हूं कि इसने दुर्वचन जी निषेध भी मानते हैं, दुर्वचन जी रूपादिदेश भी मानते हैं, निषेध भी मानते हैं। महाभाष्य में भी है, सिद्धांत कौमुदी में उसी को लिया है। तो इसको हमने निषेध सूत्र मान करके इसका कर दिया, दुर्वचन का दुर्वचन रूपी कार्य कर दिया। और दुर्वचने कर्तव्य निषेधो भवति, दुर्वचन करने के बाद वो कार्य याय बनाते हैं ना। तो यहां पर ये दिखाया है यथैव याय इत्यत्र एकास्त्वम, यहां याय में एकास्त्व कैसे घटाओगे? एक अच है जिसका, अब वो समुदाय एक अच है जिसका, वो समुदाय तो अपने को मिल ही नहीं रहा है। व्यपदेशीवत भाव एकस्मिन, व्यपदेशीवत भाव से इसको हम एकास्त्व बता देते हैं। अर्थस्य ही त्याग उपादानाभ्याम वर्ण रूपता धातु रूपता से व्यवस्थाप्यते, अर्थ के त्याग और उपादान से, ये क्या समझे, एक दिन पहले भी आया था ये तो, अर्थ के त्याग और उपादान से वर्ण रूपता और धातु रूपता व्यवस्थापित की जाती है। ऐसा प्रसंग एक दिन पहले भी आया था अयुण आदि सूत्रों को पढ़ते समय ना, अर्थ के त्याग और उपादान से वर्ण रूपता और धातु रूपता व्यवस्थापित की जाती है। यथैव याय इत्यत्र एकास्त्वम अर्थस्य ही त्याग उपादानाभ्याम, अर्थ का त्याग और अर्थ का उपादान, इन दोनों प्रक्रियाओं से वर्ण रूपता धातु रूपता च व्यवस्थाप्यते। ई में वर्ण रूपता और ई में धातु रूपता, एति इत यन्ति, अर्थ का त्याग और अर्थ के उपादान से वर्ण रूपता धातु रूपता च व्यवस्थाप्यते। अर्थवता व्यपदेशीवत भाव, तो ये अर्थवान मान लिया गया। ई जो है वर्ण रूप भी हो सकता है, कहीं कहीं ई शब्द में जाना अर्थ नहीं होता है, अर्थ का त्याग हो जाता है, कहीं कहीं ई का उपादान भी रहता है, जैसे एति इता यन्ति, हम रूप बनाते हैं ना एति इता यन्ति, तो इता में तो अर्थ का उपादान हो रहा है, अर्थस्य त्याग उपादानाभ्याम, ये पहले आया है। हाँ वो आया था ना 296 इण धातु प्रयोग वेदात बहुरूप है। हाँ बिल्कुल यही है। अवचनम वचन रहितम यह लोक विज्ञानम तस्मा लोक व्यवहाराद इत्यर्थ। यही तावती या इति या इण धातु प्रयोग वेदात बहुरूपा। इण धातु जो है एति ता यन्ति अयनम आयका आगात गमयति तस्य अयम एको अज अवयवा इव लक्ष्यते। उस धातु का ये एक अच अवयव की तरह लक्षित होता है। अथवा अर्थवतो धातु रहे वर्ण रूपा एको अच इति अर्थस त्याग उपादानाभ्याम भवति व्यपदेश एकाच इत्येवं शिलापुत्र का शरीरम इति एक क्रिया विषयस्य अवस्थातु यथा लोक व्यवहार
वचनम विना एव सिद्ध्यति। तो ये उपसंख्यानम कर्तव्यम न चेदेवम, यदि अर्थवता व्यपदेशोद्भाव न चेश अर्थवान, ये अर्थवान नहीं है, तस्मान् नैवं शक्यम न चेदेवम संख्यानम कर्तव्यम इहि च रपरत्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्य। अर्थवान से व्यपदेशोद्भाव है, कर्ता आदि में जो री है वो अर्थवान, न चेशो अर्थवान, जो री है ना वो अर्थवान नहीं है। इदम असहायत्व उपलक्षणम, असहायत्व का उपलक्षण है ये। अर्थवता व्यपदेशोद्भाव जो कहा, असहाय का उपलक्षण है। अतएव कुरुते इत्यादो अनर्थ के नापि व्यपदेशोद्भाव। कुरुते में व्यपदेशोद्भाव कैसे लेते हैं? ये जो कुरु आगे तय है ना, तो टितात्म पदानाम टेरे, कुरु ते, क्री को कर हो गया, कर को कुर हो गया, आगे उ है, आगे तय है, टितात्म पदानाम टेरे से टी भाग को ए होता है। तो ये जो है टी भाग को ए होता है। तत्र ही टी संज्ञा उपयोगी सहाय रहिता एव। टी संज्ञा का उपयोगी जो वो चाहिए ना, वहां पर कुछ व्यंजन, जैसे आताम, आताम में जैसे आम होता है टी संज्ञक, ऐसे तय में जो अ है इसको भी व्यपदेशीवत भाव से टी संज्ञा का उपयोगी सहाय वाला मान लिया। टी संज्ञा का उपयोगी तय आताम झ होता है ना, तय आताम। तो जैसे यहां पर आम, टी संज्ञा का उपयोगी आम है, ऐसे तय में जो आकार है, यहां टी संज्ञा का उपयोगी अ को इसके समान मान लिया। ये असहाय है, असहाय का उपलक्षण है ये। तो असहाय अवस्था में व्यपदेशीवत भाव होता है। असहाय अवस्था में टी संज्ञा का उपयोगी असहाय है ये, तो यहां व्यपदेशीवत भाव से टी संज्ञा हो जाएगी। लेकिन क्री जो उदाहरण है, यहां पर ये जो इगंत अंग को गुण होता है, ये असहाय नहीं है। री उस संज्ञा का उपयोगी होना चाहिए, ये असहाय नहीं है। रिकारांत जब हम कहेंगे तो ये असहाय नहीं है। यहां तो कै साथ में आ रहा है, असहाय का उपलक्षण, इदम असहाय उपलक्षणम। अर्थवता इत्यस्य अर्थ बोध केन शब्देन व्यपदेशी सदृशो भाव कार्यम लभ्यते। 10 नंबर टिप्पणी। अर्थवता से अर्थबोधक शब्द के द्वारा व्यपदेशी सदृशो भाव कार्यम लभ्यते इति अर्थेन प्रायो असहाय एवं अर्थवत्व सत्वेन। प्राय करके जो असहाय है वही अर्थवान अर्थवत्व सत्वेन, प्राय असहाय ही अर्थवान की उपस्थिति वाला होता है। अतः इदम असहाय उपलक्षणम। अतएव स्वार्थ मात्र अन्य सहायत्वमेव, स्वार्थ मात्र अन्य सहायत्वमेव तत्र ही टी संज्ञोपयोगी सहाय रहिता। अगला वाला उदाहरण मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। उभयम न वक्तव्यम, इन्होंने कहा एकादेश शुभ संख्यानम ये भी मत कहो और मातु पितु में रपरत्व का प्रतिषेध भी मत कहो। कथम इहि यो द्वयो षष्ठी निर्दिष्टयो प्रसंगे भवति लभते असो अन्यतरतो व्यपदेशम तदा देवदत्तस्य पुत्र देवदत्ताय पुत्र। इसकी बात कह रहे हैं खट्वारिष्या की, कि दो जो षष्ठी यहां पर जो आ और री की जगह जो हम वो कर रहे हैं ना, गुण करेंगे, तो इसको आ के स्थान में गुण हुआ है ये भी कह सकते हैं, री के स्थान में गुण हुआ है ये भी कह सकते हैं।
दो षष्ठी निर्देशों के स्थान में जब होगा तो उसको हम एक के नाम से कह सकते हैं, जैसे देवदत्त का पुत्र, देवदत्ता का पुत्र। ठीक है। कथम मातु पितु, मातु पितु कैसे करोगे, क्योंकि यहां भी फिर वो होगा, जैसे यहां होगा ना जी, आ और री को अर होगा, मातु में भी री और ए को उर होगा, ऋतुत। कथम मातु पितु, बोले होने दो, अस्तु अत्र अपरत्वम, कारूप सिद्धि, ये हमारा जो इष्ट रूप है वो कैसे सिद्ध होगा, कारूप सिद्धि। रूप सिद्धि कैसे होगी ये पूछ रहे ना, बोले राजसस्य से सकार का लोप हो जाएगा, ये जो उ री और ए को उर बनेगा, ये रे आएगा यहाँ, राजसस्य से स का लोप होगा, ये रे को विसर्ग हो जाएगा। राजसस्य सकार श्लोभ रेपस्य विसर्जनीय नैवम सक्यम, यदि ऐसा करोगे तो एक दोष और सामने लाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे करोगे ना, मातुर, मातुर आगे से राजसस्य से इससे का लोप, अप्रत्यय विसर्जनीय बन गया ना, ये रे को विसर्ग जो हुआ, ये री और ए को उर हुआ है, तो ये अप्रत्यय विसर्जनीय हो गया, ये तो लोप हो गया। ये मातुर जो है अप्रत्यय विसर्जनीय हो गया, अप्रत्यय विसर्जनीय होने से मूर्धन्य शकार पाएगा। ये अस समुदाय प्रत्यय था ना, अस समुदाय, उसके एक हिस्से के स्थान में री और ए की जगह उ आकर के बैठा, उर बैठा, तो ये जो र है प्रत्यय के एक हिस्से को आकर के बैठा, इसलिए प्रत्यय का विसर्जन नहीं मानेंगे, स का तो लोप हो गया, अस प्रत्यय था ना, तो ये अप्रत्यय, असित्यम लिखा भी है, असित्यम समुदाय प्रत्यय ने तो आकारा तद आदेशोपि अप्रत्यय, इसलिए उसका आदेश भी अप्रत्यय ही माना जाएगा, प्रत्यय रूप विसर्जनीय से भिन्न ही माना जाएगा। तो कह रहे हैं अप्रत्यय विसर्जनीय सित उच्यते, प्रत्यय विसर्जनीय जायम, प्रत्यय विसर्जनीय है, प्रत्यय अवयव होने से, वो दूसरा व्यक्ति तो यही आग्रह करेगा ना कि अ की जगह आकर के री और अ की जगह उ हुआ है और उसी को फिर रपर हुआ है, तो ये प्रत्यय विसर्जनीय ही कहेंगे हम तो। प्रत्यय अवयवत्वाद अकारोपि प्रत्यय अतस्तद आदेशोपि प्रत्यय, तो उसने कहा लुपित है प्रत्यय राजस्य, वो उस सकार को प्रत्यय मानता है, तो बोले वो तो लोप हो गया है। एवं तरही भ्रातुष्पुत्र ग्रहणम ज्ञापकम, भ्रातुष्पुत्र ग्रहण ज्ञापक है, एकादेश निमित्तात् सत्व प्रतिशत, ये असली समाधान दिया कि आचार्य ने कस्कादी गण में भ्रातुष्पुत्र शब्द पढ़ा है, भ्रातुष्पुत्र ये शब्द पढ़ा है, और ये पढ़ा है इसको वो करने के लिए, मूर्धन्य करने के लिए, भ्रातुष्पुत्र ऐसा पढ़ा है। कस्कादिगण में भ्रातुष्पुत्र शब्द जो पढ़ते हैं आचार्य, उससे ये ज्ञापित करते हैं न एकादेश निमित्ता सत्वम भवति, एकादेश निमित्त से यदि सत्व होता, री और ए को जैसे यहां पर आ रहा है वही प्रक्रिया यहाँ भ्रातु शब्द में है, एकादेश निमित्त से विसर्ग आए और उस विसर्ग को यदि सत्व हो जाए तो कस्कादिगण में सत्व करने के लिए क्यों पढ़ते, कस्कादिगण में इस शब्द को क्यों पढ़ते, विसर्ग को सत्व, विसर्ग को सत्व कर रहे हैं ना, तो कस्कादिगण में इसको क्यों पढ़ते। ये मातु करोति पितु करोति अप्रत्यय विसर्जनीय की जो बात है उसको बता रहे हैं कि यहाँ भ्रातुष्पुत्र ग्रहणम ज्ञापकम एकादेश निमित्तात् सत्व प्रतिषेधस्य यदि कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्र शब्दम पढ़ती तद ज्ञापयति आचार्य न एकादेश निमित्तात् सत्वम भवति, एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसका, जिसका किसका, यहाँ पर प्रदीप ने जो यस्य लिखा है इस पर लिख सकते उकारस्य, तस्मात् परस्य, एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसका, जिस उकार का, उससे परे, देखिए उकार है ना यहाँ, ये जो उकार है री और ए को
ऊ हुआ है, जिस उकार का उससे परे जो रह, तस्मात् परस्य एकादेश निमित्तात् न एकादेश निमित्तात् विसर्जनीय से सत्वम भवति। एकादेश निमित्त जो विसर्जनीय होता है उसको सत्व नहीं होता है। तो मातु करोति जब शब्द बनाएंगे ना तो इसको ये नहीं होगा, करोति के पर रहते इदुदुब्धस्य चा प्रत्यय सूत्र से मूर्धन्य नहीं होगा, इदुदुब्धस्य चा प्रत्यय से मूर्धन्य नहीं होगा इस ज्ञापक से। एवं तरी भ्रातुष्पुत्र त्रिपाद्याम अपि अंतादिवत भाव प्रवृत्ति ज्ञापन द्वारा गूढ़ो विसंधि। हाँ, त्रिपादी में भी अंतादिवत भाव की प्रवृत्ति के ज्ञापन के द्वारा, ये यहाँ पर गंभीर अभिप्राय है, त्रिपादी में भी अंतादिवत भाव की प्रवृत्ति के ज्ञापन के द्वारा गूढ़ो विसंधि, माने यहाँ पर अंतादिवत भाव होकर के और वो प्राप्त होगा, विसर्जनीय प्राप्त होगा, विसर्जनीय को मूर्धन्य आदेश सत्व प्राप्त होगा। तो ये इसी कारण से क्षीरपेण में अमी में, क्षीरपेण में मी हो जाता है और णत्व हो जाता है। कर्मधारे निमित्त पद वैयर्थमिति बहुब्रीहि बहुब्रीम एकादेश पदे लक्षणाम न च दर्शयति। एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसका, यहाँ एकादेश निमित्तात् जो शब्द है ना इसमें बहुब्री समास है। एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसका, एकादेश निमित्त है जिसका ऐसा नहीं, एकादेश शास्त्र निमित्त है जिस उकार का उससे परे सत्व नहीं होता। ओ